दोस्तों रेमंड एक ऐसी कंपनी जिसने भारत में सबसे पहले कपड़ों का फैब्रिक का निर्माण शुरू किया और आज रेमंड भारत में एक बहुत बड़ा ब्रांड तो है ही, साथ में इसकी वैल्यूएशन भी लगभग 12,000 करोड़ से ज़्यादा की है। लेकिन दोस्तों जिस शख्स ने इतना बड़ा ब्रांड बिल्ड किया, जिनके पास कभी अंबानी से ज़्यादा दौलत हुआ करती थी, अंबानी के घर एंटीलिया से बड़ा उनका घर था और खुद के प्राइवेट जेट तक हुआ करते थे, कैसे वो 12,000 करोड़ का मालिक पूरी तरह से रोड पर आ गया। तो जानेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़कर इसको और भी बड़ा करें ताकि आपको भी ऐसी बिजनेस रिलेटेड वीडियोज लगातार मिलती रहें। दोस्तों बात है 1900 से पहले की। दोस्तों उस समय में राजस्थान में सिंघानिया फैमिली रहा करती थी और वहीं पर वो अपना कुछ कपड़ों का व्यापार किया करते थे। लेकिन वहाँ से वो फिर शिफ्ट होकर कानपुर चले गए और कानपुर में जाकर उन्होंने अपना कपड़ों का नया व्यवसाय शुरू किया। वहाँ पर वो जेके कॉटन मिल और दूसरी कंपनियां रन किया करते थे। साथ ही साथ जो कैलाशपत सिंघानिया थे वो अपने इस बिजनेस को और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए वो साल 1900 के दौर में मुंबई आ गए और वहाँ पर उनको पता चला कि एक मिल जो था वो बेचा जा रहा था, जहाँ पर बेसिकली हमारे फौजी थे उनके लिए ड्रेस बनाने की जो काम है वो किया जाता था। तो कैलाशपत सिंघानिया उस मिल को खरीद कर फिर वहाँ से अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे। लेकिन तब तक उस मिल को कैलाशपत सिंघानिया खरीद पाते, वो किसी दूसरे बिजनेसमैन ने खरीद लिया और फिर उसके बाद साल 1940 में दोबारा से फिर उसी मिल को कैलाशपत सिंघानिया ने खरीदकर उसका नाम, जहां पहले वाडिया मिल हुआ करता था, अब उन्होंने 1940 में इस मिल को खरीदकर इसका नाम रख दिया रेमंड मिल। वहीं से इस रेमंड कंपनी की शुरुआत भी हुई। अब रेमंड मिल को खरीदकर कैलाशपत सिंघानिया ने अपने उस कारोबार को करना शुरू किया, क्योंकि उनको कपड़ों के फैब्रिक की काफ़ी अच्छी डीप नॉलेज थी, क्योंकि वो उस काम को पहले से करते आ रहे थे, उनकी फैमिली उस पूरे काम को करती थी। तो उनको इस कपड़ों के और फैब्रिक के बारे में अच्छी खासी नॉलेज थी और जिसका फ़ायदा उन्होंने इस बिज़नेस में उठाने की सोच ली थी। और उन्होंने फिर इस रेमंड मिल में नए नए तरह के कपड़े बनाने शुरू किए। हालांकि पहले उस दौर में तो कपड़ों को जो बनाया जाता था वो हाथ से ही बनाया जाता था, तो उसमें काफ़ी टाइम भी लग जाता था और कपड़ों की जो क्वालिटी थी वो भी उस तरह की नहीं होती थी जिस तरह की आज हम देखते हैं। तो इसीलिए जो उस ज़माने में जो बड़े रईस लोग थे वो हमेशा से ही कपड़ों को दूसरे देशों से मंगाया करते थे और फिर उनको पहना करते थे। तो रेमंड के जो मालिक थे कैलाशपत सिंघानिया, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसी अच्छी क्वालिटी का कपड़ा अपने देश में ही बनाएं जिससे कि लोगों को अच्छे कपड़े मिल जाएं और साथ ही साथ हमारा जो कारोबार है वो भी चलता रहे। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कैलाशपत सिंघानिया ने साल 1960 के आने तक जो कपड़े बनाने का प्रोसेस था वो पूरी तरह से चेंज कर दिया। जहाँ पहले कपड़े हाथ से बनाए जाते थे, अब उन्होंने कपड़े को बनाने के लिए विदेशों से अच्छी क्वालिटी की मशीनें खरीदकर इंडिया लाकर फिर उन मशीनों से कपड़े तैयार करने लगे। विदेशी मशीन से कपड़े बनाने का मतलब था कि कपड़े का फैब्रिक और कपड़े की क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा सुधार होना। इसीलिए अब जो लोग पहले विदेश से मंगाकर कपड़े पहना करते थे, अब वो इंडिया में बने रेमंड के कपड़े ही प्रेफर करने लगे थे, उनको खरीदने भी लगे थे। इस तरह से रेमंड का जो कारोबार था वो धीरे धीरे चलने लगा। लेकिन यहाँ पर कैलाशपत सिंघानिया ने देखा कि अगर हम केवल अमीर लोगों को टारगेट करके ही कपड़े बनाएंगे तो शायद हम उतना बड़ा ब्रांड कभी बना नहीं सकेंगे, क्योंकि उस टाइम पर भारत में कोई अमीर लोग कुछ गिने चुने ही होते थे। बेसिकली जितनी भी आबादी थी वो गरीब लोग ज़्यादा हुआ करते थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने इस सेगमेंट को तो पकड़े ही रखें, साथ ही साथ जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी सस्ते और अच्छे कपड़े बनाकर उनको दें। इसीलिए फिर कैलाशपत सिंघानिया ने अच्छे फैब्रिक के और सस्ते दाम में कपड़े भी बनाने शुरू किए और फिर उनको पूरे देश में अच्छे से मार्केटिंग करनी शुरू की, जिससे देखते ही देखते रेमंड एक बहुत बड़ा नाम बनता चला गया। और देखते ही देखते रेमंड के जो शोरूम थे वो मुंबई के अलग अलग इलाकों में खोले जाने लगे और उसकी मार्केटिंग के दम पर ही इनका जो रेमंड ये ब्रांड था ये काफ़ी बड़ा होता चला गया, क्योंकि उस टाइम पर ये देश की पहली ऐसी कंपनी थी जो देश में ही अपने प्रोडक्ट को बनाकर और फिर बेच रही थी। तो इसलिए लोगों ने उसको एकदम से ज़्यादा एक्सेप्ट किया, क्योंकि देश की कंपनी है और देश का पैसा देश में ही रहेगा, तो लोगों ने भी उसको खूब ज़्यादा पसंद किया। अब कैलाशपत सिंघानिया के निधन के बाद कंपनी की बागडोर संभाली विजयपत सिंघानिया ने। विजयपत सिंघानिया भी रेमंड को काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। साल 1966 में उन्होंने रेडीमेड कपड़ों की जो मार्केट थी उसमें भी एंट्री मारी। साथ ही साथ जो कपड़ों के और भी ब्रांड थे उनको टक्कर देने के लिए भी कंपनी ने काफ़ी अच्छी रणनीतियां बनाई, जिससे रेमंड को लगातार तरक्की मिलती रही। रेमंड एक बहुत बड़ा नाम बनता चला गया। मुंबई से निकलकर धीरे धीरे इसके शोरूम अब और भी शहरों में और भी राज्यों में खुलने लगे थे। साथ ही साथ रेमंड ने अपनी जो टेक्नोलॉजी थी, फाइबर बनाने की जो तकनीक थी, उसको भी लगातार डेवलप करते रहे। और उसी का एक उदाहरण है कि कंपनी ने 11.4 माइक्रोन से भी पतला फैब्रिक तैयार किया, जो इंसान के बाल से भी पतला
फैब्रिक है जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो इस तरह से कंपनी ने अपने जो पोर्टफोलियो है उसको और भी ज़्यादा विस्तार करते गए, जिससे रेमंड पूरे इंडिया ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक बहुत बड़ा कपड़ों का ब्रांड बना। इसीलिए विजयपत सिंघानिया ने कंपनी को और भी ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए एक मोस्ट पॉपुलर ब्रांड पार्क एवेन्यू, शायद आपने उसका नाम भी सुना होगा, उसको यूज भी किया होगा, एक डिओडेंट में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, वो भी रेमंड का ही है। तो इस तरह से कंपनी को विजयपत सिंघानिया ने और भी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। लेकिन जब उनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो गई और उनको लगा कि अब मुझे अपनी ये जो जितनी संपत्ति है इसको छोड़कर अब रिटायरमेंट की ज़िंदगी जीनी चाहिए। लेकिन उससे पहले भी उन्होंने काफ़ी कुछ कंपनी के लिए किया था। मुंबई के मालाबार हिल्स में उनका 36 मंजिला की एक पूरी जो बिल्डिंग थी वो उनकी थी, साथ ही साथ कुछ बंगलो थे जो उनके नाम पर थे। तो इस तरह से उन्होंने अच्छी खासी प्रॉपर्टी उससे पहले बना ली थी। लेकिन अब विजयपत सिंघानिया ने अपने बेटे गौतम सिंघानिया को लगभग 1200 करोड़ के शेयर्स तो उनके नाम पर दे ही दिए थे। लेकिन अब दोनों विजयपत सिंघानिया और गौतम सिंघानिया के बीच चीज़ें कुछ ठीक नहीं चली और इसीलिए फिर गौतम सिंघानिया ने अपने पिता विजयपत सिंघानिया को बाहर का रास्ता दिखा दिया और जो उनके ड्राइवर थे, जो बेसिक सुख सुविधाएं थीं, जो उनके नाम पर मुंबई के मालाबार में जो 36 मंजिला इमारत और जो बाकी सब बंगलो थे, उनको भी उनसे छीनकर अपने नाम पर कर लिया। और हालात ये हो गए कि विजयपत सिंघानिया के पास कुछ भी नहीं बचा। आज वो मुंबई में एक छोटे से किराए के फ्लैट में अपना जीवन गुजार रहे हैं, जो कभी 12,000 करोड़ के मालिक हुआ करते थे। एक समय पर उनके पास अंबानी से भी ज़्यादा दौलत हुआ करती थी और अंबानी के घर एंटीलिया से बड़ा घर हुआ करता था। इतना ही नहीं, उनके खुद के प्राइवेट जेट जिनको वो खुद उड़ाया करते थे वो हुआ करते थे। आज वो ऐसी जिल्लत की ज़िंदगी जीने पर मजबूर हैं और हाल ही में उनके कुछ इंटरव्यूज़ भी काफ़ी वायरल हुए हैं, जिनमें उन्होंने, अगर उनकी बात का एक लाइन में जवाब दूँ तो उन्होंने कहा है कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को सब कुछ दें, लेकिन अपने जीते जी अपनी सारी प्रॉपर्टी कभी भी अपने बच्चों के नाम ना करें, क्योंकि हाल ही में लास्ट में तो उन्हीं का ही है, मर जाएंगे उसके बाद ले लेंगे, लेकिन अपने जीते जी अपने लिए कुछ ना कुछ ज़रूर रखें। तो दोस्तों, आज की रेमंड की स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।